economy and society. At the beginning of the 20th century, the vast majority of Russia's people were agriculturalists. About 85% of the Russian Empire's population earned their living from agriculture. This proportion was higher than in most European countries. For instance, in France and Germany, the proportion was between 40% and in France and 50%. In the empire, cultivators produced for the market as well as for their own needs, and Russia was a major export of grain. तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे रूसी समाज की अर्थव्यवस्था किस तरह से थी। इससे पहले हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत हम लोग रूसी साम्राज्य के बारे में देखा था, और अब हम लोग वहाँ की अर्थव्यवस्था और समाज की रूपरेखा कैसी थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए, अपनी जीवन यापन के लिए खेती पर ही निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बहुत बड़ा निर्यातक था, एक्सपोर्टर था। निर्यातक का मतलब वो अपने यहाँ प्रोडक्शन करके, अनाज का उत्पादन करके दूसरे देशों में वो भेजता था। तो जो चीज़ें भेजी जाती हैं, यानी जो व्यापार किया जाता है जिसका अपने मुल्क से दूसरे मुल्कों में, उसको एक्सपोर्ट कहा जाता है, ये सभी जानते ही होंगे। और बाहर से चीज़ें मंगाने वाले को आयात कहा जाता है, इंपोर्ट कहा जाता है। तो रसिया अपने इतना उत्पादन कर लेता था कि वो बहुत बड़ी संख्या में विदेशों में अपनी अनाज निर्यात करता था, यानी भेजता था। Industry was found in pockets. Prominent industrial areas were St. Petersburg and Moscow. Craftsmen undertook much of the production, but large factories existed alongside craft workshop. Many factories were set up in the 1890s when Russia's railway network was extended and foreign investment in industry increased. Coal production doubled and iron and steel output quadrupled. By 1900s, in some areas, factory workers and craftsmen were almost equal in number. जहाँ तक उद्योग धंधा की बात थी, तो उद्योग वहाँ पर बहुत कम थे। कल कारखाने या वर्कशॉप बहुत ही कम थे रशिया में। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को दो प्रमुख औद्योगिक इलाके थे, यानी यही दो इलाकों में छोटे बड़े उद्योग थे, इंडस्ट्रीज था, कल कारखाने थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, मशीनों से कम, हाथों से काम ज़्यादा होता था। लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 तक के दशक में चालू हुए थे। जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था, उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा था। अब यहाँ पर एक शब्द है विदेशी निवेश। निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब विदेश के व्यापारी रूस में अपना पूंजी लगा रहे थे, अपने पैसे लगा रहे थे व्यापार करने के लिए, तो उसको विदेशी निवेश कहते हैं। तो रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी
तेजी से बढ़ा था। यानी रूस में विदेशी लोग अपना धन लगा रहे थे, अपनी पूंजी लगा रहे थे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। इन कारणों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में दुगना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई थी। मतलब पैसे बाहर से आ ही रहे थे और यहाँ के मजदूर वर्ग काम में लगे हुए थे, तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा, दुगना चौगने के दर से बढ़ा। 1900 ईस्वी तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। तो इस तरह से जो कुशल कारीगर थे और कारखानों की मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो गई। मोस्ट इंडस्ट्रीज वाज प्राइवेट property of industrialists. Government supervised large factories to ensure minimum wages and limited hours of work. But factory inspectors could not prevent rules being broken. In craft units and a small workshop, the working day was sometimes 15 hours, compared with 10 to 12 hours in factories. Accommodation varied from rooms to dormitories. इस तरह से ज़्यादातर जो कारखाने उद्योगपतियों के जो थे उनकी अपनी निजी संपत्ति थी, यानी उनका अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी था। मजदूरों को जो न्यूनतम वेतन होता था वही दिया जाता था, तो मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की जो घंटे थे वो निश्चित हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर होता था एक, जो समय समय पर फैक्ट्रियों की जांच पड़ताल करता था। तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे, यानी पूरी तरह से भ्रष्टाचारी थी। लोग नियम कानून को ताक में रखते हुए काम करते थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉप के काम की घंटे प्रायः 15 घंटे तक खींच ली जाती थी, यानी मजदूरों को और कारीगरों को लगभग 15 घंटे काम करने पड़ते थे, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मिटरी तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। वर्कर्स वेर डिवाइडेड सोशल ग्रुप्स। Some had strong links with the villages from which they came. Others had settled in cities permanently. Workers were divided by skill. A metal worker of St. Petersburg recalled metal workers considered themselves aristocrats among others workers. Their occupations demanded more training and skill. Women made up 31% of factory labor force by 1914, but they were paid less than men, between half and 3/4 of men's wages. Divisions among the workers showed themselves in dress and manners too. Some workers formed associations to help members in times of unemployment or financial hardship, but such associations were few. इस तरह से जो सामाजिक स्तर पर मजदूर जो थे वो बटे हुए थे, ग्रुप में बटे हुए थे, अलग अलग संख्या में बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने जिस गांव से वो आते थे, मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। उनके गांव से उनका काफ़ी गहरा संबंध था। बहुत सारे मजदूर अस्थायी रूप से शहरों में बस चुके थे। काम रोजी रोटी की तलाश में वो शहर में आए और वहाँ परमानेंटली बस चुके थे। उनकी बीच योग्यता और दक्षता, यानी काम करने का जो एलिजिबिलिटी होती थी, योग्यता होती थी, और काम करने की जो दक्षता होती थी, यानी उनकी स्किलनेस होती थी,
उसी के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था। अलग अलग योग्यताएं थीं, अलग अलग हुनर था, अलग अलग उनका टैलेंट था और अलग अलग स्किल था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था एक मौके पर कि धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। जो धातु के काम करते थे वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत जो रहती थी, क्योंकि वो जो काम करते थे उसमें ट्रेनिंग ज़्यादा होता था, उनके काम की क्वालिटी अच्छी होती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या लगभग 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। तो वो मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले में आधे से 3/4 तक इनको मजदूरी मिलती थी। यानी भेदभाव था यहाँ पुरुष मजदूर और महिला मजदूरों में। मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। उनके ड्रेस अलग अलग होते थे, काम करने वाले मजदूरों के लिबास अलग अलग होते थे। जबकि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत ही कम थे। Despite divisions, workers did not unite to strike, work, stop work when they disagreed with employers about dismissal or work conditions. These strikes took place frequently in the textile industry during 1896 to 1897 and in the metal industry during 1902. तो इन विद्रोहों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। 1896 से 1897 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु के उद्योगों में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गईं। In the countryside, peasants cultivated most of the land, but the nobility, the crown, and the Orthodox Church owned large properties like workers. Peasants too were divided. They were also deeply religious, but except few cases they had no respect for the nobility. Nobles got their power and position through their services to the Tsar, not through local popularity. This was unlike France, where during the French Revolution in Brittany, peasants respected nobles and fought for them. In Russia, peasants wanted the land of nobles to be given to them. Frequently, they refused to pay rent and even murdered landlords. In 1902, this occurred on a large scale in South Russia, and in 1905, such incidents took place all over the Russia. Russian peasants were different from the European peasants in another way. They pulled their land together periodically, and their commune, that is called mir, divided it according to the needs of individual families. तो इस तरह से हम देखते हैं कि देहात के ज़्यादातर मशीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का ही कब्जा था।
यानी इन्हीं लोगों का आधिपत्य था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। उन दिनों जो सामंत और नवाब जो होते थे समाज में, उनका काफ़ी रिस्पेक्ट था, वो काफ़ी बड़े आदमी माने जाते थे, लेकिन ये लोग उनका भी सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, यानी उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिली थी। जैसा कि फिर एक बार बता दें, यहाँ जार शब्द आया है। जार रशिया के राजा को, रशिया के प्रशासक को कहा जाता है। तो ये लोग राजा या जार के बहुत करीब माने जाते थे और ये लोग सामंत लोग जार को अपनी सेवा देते थे। इसके वजह से उनकी समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा थी, काफ़ी इज्जत थी। बावजूद किसानों ने इनको सम्मान नहीं देते थे। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था कि फ्रांस के किसानों की दशा कुछ अलग थी। और उदाहरण के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेनी के किसान ने न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी। कई ऐसे किसान जो थे वो अपने सामंत और नवाबों को बचाने के लिए लड़ाई भी की। इसके ठीक उल्टे या विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए और ये अक्सर लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिण रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से अलग थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कमून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था। नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा होगा, अब ये कंटिन्यू चलता रहेगा, रूस में साम्राज्यवाद। टिल देन, थैंक यू।